तो हम लास्ट क्लास में जो बात कर चुके थे उसके आगे देख रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट जो फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होता है, वो फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं उसको। आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहो वो ले लो। सही है ना। मॉडुलस का ले चुके थे। हम अलजेब्रिक फंक्शन में देख चुके थे कि अलजेब्रिक फंक्शन आपका पीरियोडिक नहीं है। ठीक। अब जितना हमने पढ़ा है उसी का नॉलेज यूज करते हुए एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास चार फंक्शन दे रखा है, इसका पीरियड कैलकुलेट करने की कैलकुलेट करते हैं। फाइंड पीरियड ऑफ cos 4x sin of cube x cos of root x फोर्थ है रूट ओवर cos x। ठीक है। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया था कि देखो, स्क्वायर होने का मतलब क्या है। स्क्वायर होने का मतलब है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता। जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होगा वो ग्राफ कहाँ आ जाएगा, अबव एक्स एक्सिस। तो ये वैसे ही है जैसे मॉडुलस लेते हैं। ठीक है। साइन क्यूबिक है ये। तो क्यूबिक है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फंक्शन है ना, ये साइन एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। देखो वैल्यू अलग चेंज हो सकती है मगर जो इसका पीरियोडिसिटी है वो थोड़ी बदलेगा। जहां जहां पे ये पहले जीरो हो रहा था अभी भी वहीं पे जीरो होगा। और पॉजिटिव भी देगा एज वेल एज निगेटिव वैल्यू भी दे रहा होगा ये। तो इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे रूट के एक्स के साथ में ये जो एक्स है, इस एक्स के साथ में रूट आया हुआ है, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। और यहाँ पे आपका cos x के साथ कौन आया, cos आया, तो cos पीरियोडिक होता है, तो ये होगा पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। करने का तरीका सेम है आपका। आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी लेना है और इतना इक्वल टू आप एफ ऑफ एक्स ले लोगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो हम प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं इसे प्रूव करने के लिए, या जितने भी जिसका हम पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है और वो पीरियोडिक है, ठीक, तो हम ले लेते हैं कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद पीरियड टी। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, है ना, तो हम इसका जो पीरियड है उसको क्या मान ले रहे हैं कि भाई इसका पीरियड अगर टी होगा, तो देखो सबसे पहली चीज है, कोई भी फंक्शन को, ये जो आपका फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को अगर आप, ठीक है, आपके पास जो फंक्शन दिया है इसे अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। सही है। तो सी ऑफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी। मीन्स यहाँ पे वेयर सी इज कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है, हाँ। तो अगर कोई भी फंक्शन है ना उसे मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। जो भी वैल्यू होगा वो आपका, जो वैल्यू देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आगे से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होता है, आपका जो ग्राफ है वो आपका एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वैल्यू सेम रहेगा। तो जैसे हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था,
हमारे पास अगर साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो 2 साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, है ना, तो 2 साइन एक्स के ग्राफ में क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे चले जाएगा, ऐसे चले जाएगा। सही है, तो ये हो गया 2 साइन एक्स, इसका ग्राफ हो जाएगा। सही है, ऐसे होगा आपका, क्योंकि और देखो पीरियोडिसिटी अभी भी सेम रह रही है इस केस में भी। सेकंड जो आपका है कि अगर मैंने क्या किया, आपका जो फंक्शन है उसमें प्लस माइनस सी कर रहा हूं, ठीक है, तो किसी एक्स में अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो शिफ्ट होगा बस। इस नंबर की वजह से ग्राफ क्या होगा आपका, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो शिफ्ट होने से पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होती, तो पीरियोडिसिटी रिमेन सेम, तो इसका भी जो पीरियोडिसिटी है वो अभी टी ही रहेगा। ठीक, तो अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसमें कोई नंबर ऐड किया तो आपका पीरियोडिसिटी क्या हुई, सेम ही रहा। ठीक है, फिर अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स और इस फंक्शन में मैं प्लस माइनस समथिंग सी करूं, तो अब आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो रहा है ग्राफ आपका, ठीक है, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ग्राफ शिफ्ट होगा तभी भी पीरियोडिसिटी तो नहीं बदलने वाली। यहाँ पे जो आपका ग्राफ था, इस ग्राफ को मैं क्या करूँ, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ से ऊपर ले जाऊं, तो इसकी पीरियोडिसिटी थोड़ी चेंज होगी शिफ्ट करने से। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो शिफ्टिंग से चेंज नहीं होती। तो इस पीरियोडिक विथ पीरियड टी, ये तीनों ही केस में आपका, जब हमने बी की बात की और सी की बात की तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था, और शिफ्टिंग से आपकी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी। जब किसी फंक्शन को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा मगर पीरियोडिसिटी नहीं बदलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि आपके पास कोई जो फंक्शन दिया है ना, एफ एक्स का पीरियड आप ऑलरेडी जानते हो, तो अब मैं बात कर रहा हूं जिसमें पीरियोडिसिटी चेंज हो जाएगी कि एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है, इस पीरियोडिक विथ आपका जो भी वैल्यू दिया है, जैसे इसका यहाँ पे पीरियड क्या था, एफ एक्स का टी डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को ना मॉडुलस ऑफ ए लेते हैं। देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, मगर मैंने क्या कहा था, आपकी जो पीरियोडिसिटी होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इस पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया, ए को मॉडुलस में ले रखा है। सही है, तो जैसे हमारे पास साइन ऑफ एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो साइन ऑफ 2x का जो पीरियड होगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम, तो उसका पीरियड पाई हो जाएगा। साइन ऑफ 5x अगर आपके पास दिया है तो इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिसिटी हो जाएगी। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों की पीरियोडिसिटी डिफरेंट है, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मेरे पास एक f1 फंक्शन गिवन है और एक f2 फंक्शन गिवन है, और f1 का जो पीरियड है वो t1 है और f2 का जो पीरियोडिसिटी है t2 है। ठीक है,
तो अब क्या है कि आपने F1 और F2 का एक कॉम्बिनेशन लिया और उसकी पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि उसका कॉम्बिनेशन का पीरियोडिसिटी क्या आएगा। तो इसे मैं समथिंग hx फंक्शन बोल रहा हूँ। इस hx फंक्शन को मैंने F1x प्लस F2x समथिंग इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस फंक्शन का जो पीरियोडिसिटी है, उस पीरियोडिसिटी को हम कैसे देखते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ T1 और T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ T1 और T2, जिसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि इफ h of x is not a even function, is not a even function, आप even और ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तो अगर आपका ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ये इवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका जो पीरियोडिसिटी होगा वो कैसे निकालोगे, एलसीएम ऑफ T1 और T2। सेकेंड मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरा फंक्शन इवन हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पीरियोडिसिटी क्या होगा, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ T1 T2। ठीक है, इस तरह से आप लोगे। इफ fx f1x and f2x are complementary, ठीक है। तो अगर f1x और f2x कंप्लीमेंट्री होंगे तो उस केस में आपको क्या लेना है, 1/2 आगे से लेना है। और इसके साथ में ना इवन भी लिख लो कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन होना चाहिए। सही है, तो इस तरह से। अब क्या है कि अगर आपके पास नंबर दे रखा है ना, नंबर का एलसीएम निकालना, अब मैं कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम कर रहा हूं कि हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई एलसीएम निकालना तो हमको आता ही है। तो आपको एलसीएम निकालना आता है, और कौन से नंबरों का एलसीएम निकालना आता है, ऐसे नंबरों का। 2, मान लो अगर मैं कहूँ आपसे कि एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना होगा, तो आप सब कहोगे 4 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ एलसीएम ऑफ 15 और 2 ये कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 30 होगा, है ना। ऐसा हो जाएगा, ये तो आप जानते हो। अगर मैं एलसीएम ऑफ 1 और पाई कहूँ तो 1 और पाई का एलसीएम क्या होगा हमारा, कनेक्शन का बेटे जिसको प्रॉब्लम है ना, वो मैं क्लास अपनी रिकॉर्ड हो रही है, दिक्कत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो, क्लास सही चल रहा है तो आप करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में भी आप देख लो। तो होता क्या है बेटे, एक्चुअली एलसीएम जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, हमें एलसीएम कैलकुलेट करना सिखाया गया, मगर कभी ये नहीं बताया कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, जो हम ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहे हैं इसको, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें ना ये जो मल्टीपल है ये हमेशा इंट्रीगल होता है, ये नहीं बताया जाता है कि जब भी हम मल्टीपल ले रहे होते हैं किसी भी दो नंबर का, तो उसमें ये जो मल्टीपल ले रहे हैं ना वो इंट्रीगल टाइम्स होता है। हम मल्टीप्लाई, हम कभी ये नहीं बोलते 1/2 टाइम्स मल्टीपल होगा,
मल्टीपल हमेशा 1 2 3 4 इंटीग्रल टाइम्स हो रहा होता है किसी भी चीज का। सही है, ठीक है, क्योंकि कोई एक क्वांटिटी है, आपने मल्टीपल करने का मतलब वही चीज आपका मल्टीप्लाई होते जा रही है। तो अगर आप कोई एक नंबर ले रहे हो, उसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो, क्योंकि एक पूरी यूनिट थी, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी और सब यूनिट ही होंगे, उसका हाफ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मल्टीपल की बात करते हैं ना, तो हमने क्या कहा कि भाई 4 आपको कैसे मिलेगा जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 2 को 2 टाइम्स आपने मल्टीपल किया तो आपको 4 मिल गया। सिमिलरली 15 का, और इसकी जब हम बात करते हैं तो 2 को आप 15 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। मल्टीपल का मतलब ये है बेटे, है ना, 30 मिल जाएगा। सिमिलरली 15 प्लस 15 करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। आप ऐसे देख सकते हो या आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मगर क्या है कि यहाँ पे एक नंबर है आपका रैशनल, एक नंबर है इरेशनल। तो रैशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से आप देखो, इरेशनल और कभी रैशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता। चाहे आप 1 को कितने टाइम्स ऐड कर दो, पाई कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि रैशनल और इरेशनल का इस केस में क्या कहते हैं कि आपका जो पीरियोडिसिटी है वो नॉट पॉसिबल। ठीक है, या एलसीएम, एलसीएम इज नॉट पॉसिबल। इस केस में आपका एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। अभी ना हम बचपन में ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि एलसीएम ऑफ 1 और 5, तो हमें बचपन में ढंग से किसी ने बताया नहीं वो बात। तो हम उस टाइम पे एलसीएम ऑफ इसका 5 लिख रहे होते हैं, 2 और 3 1 का 2 लिख रहे होते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आज से पहले थोड़ी आया कि पाई, अगर 1 पाई और 1 होगा तो पाई और 1 के केस में आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वो जो आपने पहले की जो नॉलेज लगाई हुई थी वो चीजें गलत थी। सही है, मगर क्या है कि आपका अगर एक फैमिली का है, मल्टीपल की जब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि अगर फैमिली, जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर लिया, रैशनल नंबर लिया, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास दो इरेशनल नंबर दे दिए जाए। देखो, अगर हमारे पास एलसीएम ऑफ √2 और √3 बोला, तो यहाँ पे जो √2 है और √3 है, ये दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं। सही है, तो कभी भी √2 वाले जो वैल्यूज है ना, उससे आपको कभी √3 नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके पास 2 डिफरेंट फैमिलीज के इरेशनल नंबर दे रखा है तो इसका एलसीएम भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अगर सेम फैमिली के इरेशनल नंबर गिवन है आपको, जैसे एक नंबर √2 दिया, दूसरा नंबर 7 √2 दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ये एक, इसको हम एक एज ए फैमिली यूनिट मान रहे हैं और ये भी इसी फैमिली का है, और √2 को आप 7 टाइम्स मल्टीपल आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा उस केस में। ठीक है, 7 √2 मिल जाएगा, या √2 7 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 7 √2 मिल जाएगा। तो अगर दोनों नंबर सेम फैमिली के होते हैं इरेशनल के केस में, ठीक, तो इस केस में आपका एलसीएम पॉसिबल होगा, और एलसीएम पॉसिबल होगा कितना होगा, 7 √2 होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एलसीएम निकालने के कुछ तरीके। अब क्या है कि अगर मेरे पास जो नंबर है वो नंबर रैशनल होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम ऑफ a/b, c/d और e/f, समथिंग इस तरह से। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, 3 रैशनल नंबर ले रखे हैं मैंने, तो आपको क्या करना है, जो न्यूमिनेटर में नंबर आ रहे हैं a, b, e, इसका एलसीएम लेना है, और एचसीएफ ऑफ b, d और f। ठीक है, इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास पाई/3 दिया, 2 पाई/5 दिया,
है ना, 7 पाई बाई 8 दिया, इस तरह से आपको दिया है। तो आपको ऊपर एलसीएम लेना है इन तीनों का। अभी देखो पाई, 2 पाई, 7 पाई सभी एक ही फैमिली के हैं, सब में पाई आ रहा है, सही है। और नीचे आपको क्या लेना है, एच सी एफ लेना है। तो एच सी एफ ऑफ 3, 5 और 8 वो तो 1 हो जाएगा। और अगर इसकी एलसीएम की बात करेंगे तो इसका कितना आएगा, 14 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 1। तो आपका जो पीरियोडिसिटी होगा यहाँ से, ये आपका एलसीएम जो होगा अभी, वो एलसीएम किसके इक्वल होगा, 14 पाई के। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, देखो इस केस में हमने ये देखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जो एलसीएम है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो आपके नंबर आते हैं, जब हमने शुरू में देखा ना फर्स्ट वाले केस में, तो इन सभी में कैसे नंबर आ रहे हैं आपके, फर्स्ट में और इसमें सेकेंड में ये रैशनल नंबर है। तो एलसीएम ऑफ रैशनल एंड रैशनल इज पॉसिबल, दो रैशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है, ठीक है। मगर इरेशनल नंबर का एलसीएम जो है, अगर दूसरे इरेशनल नंबर के साथ आप देखते हो डिफरेंट फैमिली के, तो पॉसिबल नहीं है, सेम फैमिली के हैं तो पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा कि अगर मान लो आपने जैसे 2 पाई ले लिया, 1 ले लिया, तो रैशनल और इरेशनल लोगे तो उस केस में भी आपका एलसीएम क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो बेसिक एलसीएम के बारे में नॉलेज है वो हमें यूज करना है आगे जब हम कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिसिटी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन लेके कि किस तरह से आपका पीरियोडिसिटी आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू, तो tan ऑफ 3x दिया है और साथ में हमें साइन ऑफ x/3 दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि tan x का वैसा पीरियड तो पाई होता है और इसका 2 पाई होता है, मगर यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ना, इसका कोफिशिएंट चेंज हो गया, यहाँ पे भी x की जगह पे x/3 है। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया 3x, सॉरी, इसका पीरियोडिसिटी पाई और जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करोगे। इसका पीरियोडिसिटी 2 पाई और कोफिशिएंट ऑफ x जो है, क्योंकि अभी यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 से डिवाइड करेंगे। ये आपको पाई/3 देगा और दूसरा वैल्यू 6 पाई देगा, है ना। तो अगर आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ पाई और 6 पाई और एच सी एफ ऑफ 3 एंड 1। यहाँ से आपको 6 पाई/1 मीन्स आने वाला जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया इसका, 6 पाई, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करोगे, करना शुरू करोगे इसके जो क्वेश्चन होंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कोसेक ऑफ 5x दिया है प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स दिया, तो इसका पीरियोडिसिटी 2 पाई और 5 कोफिशिएंट है तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसका पीरियोडिसिटी पाई। तो दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो 2 पाई/5 और दूसरा है पाई/1। ये कैसे लिखा जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई और पाई डिवाइडेड बाय एस सी एफ ऑफ 5 एंड 1। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 पाई मिलेगा एलसीएम और 1 एस सी एफ, तो कितना आ गया आपका आंसर, 2 पाई। तो ये इसकी पीरियोडिसिटी होगी। इसके बाद जाके आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपको देखना है। अब क्या है ना कि जो हमने पीरियोडिसिटी पढ़ा, यहाँ पे जितनी भी पीरियोडिसिटी पढ़ा, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई जब पीरियोडिसिटी किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे चले जाए तो आपकी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी, सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
अब क्या है कि इसमें मैंने आपको यहाँ पे एक केस बताया था, जिस केस में 1/2 आ रहा था ये, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आपके दो फंक्शन है, इसमें एक इवन है दूसरा ऑड है, यानी दोनों ऑड आपके अगर इवन या ओवरऑल फंक्शन जो है वो इवन नहीं है, तो आपको नॉर्मली ऐसे करना है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी है इवन भी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आगे से 1/2 लगा देना है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हमारे पास, अगर मान लो कि कोई फंक्शन दे रखा है, फाइंड द पीरियोडिसिटी ऑफ, आपने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लिया है, और आप देखो मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स लिया है। तो अभी क्या है, ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स और कॉस एक्स कैसा होता है, ये कंप्लीमेंट्री भी है और मॉडुलस होने की वजह से क्या इवन भी है ना। ये और ये दोनों क्या है, इवन है। तो ओवरऑल मेरा जो फंक्शन होगा ये भी इवन हो जाएगा। तो अगर मेरा फंक्शन इवन है और कम्प्लीमेंट्री है, तो आपका पीरियड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। वैसे तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, इसका भी पीरियड क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी मेरा फंक्शन क्या है, कम्प्लीमेंट्री भी है और इवन भी है, तो इस वजह से इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कैसे निकालोगे आप, 1/2 ऑफ एलसीएम ऑफ पाई और पाई, कितना हो जाएगा, पाई/2, सही है। तो ये एक एक्सेप्शंस वाले केसों में आता है, ठीक है। और ये मतलब अपने टाइप की यूनिक क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। सिमिलरली इसी की फैमिली का एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पीरियोडिसिटी पूछी गई एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। तो अगर ये 4 आने से क्या हुआ, आपका जो फंक्शन है वो इवन बन गया। कम्प्लीमेंट्री तो साइन और कॉस कम्प्लीमेंट्री तो है ही, मगर इसका जो पावर है, इसकी पावर ने इसको क्या बना दिया, इवन बना दिया। तो अभी भी इसका जो पीरियड हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ एलसीएम ऑफ पाई और पाई, क्योंकि स्क्वायर आपका फोर्थ पावर है ना, वो भी इवन है। ये क्या हो जाएगा आपका पीरियोडिसिटी इसका पाई/2, ठीक है। तो आपके ये यूनिक क्वेश्चन है, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही पूछे जाते हैं। अब इसी में एक नए टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कॉस, और कॉस के अंदर हमने साइन लिया हुआ है ना, और दूसरा जो फंक्शन है वो कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक। तो अब देखो ये कॉस ने क्या किया, इसको ना इवन बना दिया। अब अगर ये माइनस साइन दे भी रहा होगा, तो उस माइनस साइन को बाहर नहीं आने देगा वो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, ठीक। तो अभी ये इवन भी हो गया। दूसरी बात, यहाँ जो ये वैल्यूज आ रहे हैं वो इसको कम्प्लीमेंट्री भी बना रहे हैं, सही है। तो ये कम्प्लीमेंट्री भी है और साथ ही साथ क्या है, आपका फंक्शन इवन भी है। तो इस वजह से कम्प्लीमेंट्री का मतलब वही हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो एक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा और फंक्शन बदलेगा नहीं। 1/2 क्यों ले रहे हैं बेटे, वो देखो इस वजह से होता है ये, मान लो आपने एक एफ एक्स इक्वल टू तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स लिया है ना, ये जो लिया। अच्छा, मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। अब देखो बेटे, ये बनाया मैंने मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, और ये है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन जब ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा, उसके बाद जो आपका जो भी ग्राफ फॉर्म हो रहा है ना, ठीक, जैसे आप देखो इस वाले पॉइंट पे एक का वैल्यू समथिंग, जहाँ पे आपका 1 मान लेते हैं, ये जो 1 है ना,
यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, ठीक। उसके बाद जैसे ये वाला वैल्यू यहाँ कहीं पे आपका 1 हो रहा होगा, ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का के बीच का डिस्टेंस देखो तो कितना दिया है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, यहाँ पे इसका पीरियड हो रहा था, सही है। अब देख रहे हो ना, 0 + 1 दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो फाइनली इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 0 + 1, तो फाइनली इन दोनों को ऐड करोगे तो आप देखो जो आपका ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा, उस ग्राफ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक। और ये जो भी है ना, ये बीच में जो एडिशन हो रहे हैं वो उस तरह से एडिशन होके हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू कम हो, समथिंग इस तरह से ऐसे करके आपका, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आप जानते हो कि ये दोनों जब ऐड होगा तो इसके ऊपर ही वैल्यू जाएगा, है ना। तो आपका इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे करके आपका ग्राफ इस वाले पॉइंट से यहाँ से और यहाँ पे इस तरह से समथिंग बनेगा, है ना। जहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, 1/√2 और 1/√2, जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको 2/√2 मिलेगा, मीन्स √2 मिलेगा, सॉरी √2 मिलेगा, और √2 का वैल्यू आपका 1.43 समथिंग होता है ना। तो ये 1 से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक का जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा मैक्सिमम π/4 पे, और उसके बाद ऐसे चले जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये π/4 पे जा रहा है, और ये 1.5 देखो, पाई का वैल्यू होता है 3.14, π/2 का वैल्यू कितना होता है 1.57, 1.57 के बाद फिर यहाँ से आप देखोगे कि ये ग्राफ जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो फिर से ये ग्राफ कैसे बन रहा होगा, इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। या आप हम क्या करते हैं, अपना जो वैल्यू दिया है इसमें दोनों फंक्शन को एक साथ ऐड करते हैं, हाँ। तो नेक्स्ट जो आपका पीरियोडिसिटी है, जैसे ना आपको देखो पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, जैसे आपने एक बेसिक फंक्शन f sin x sin स्क्वायर x लिया, तो इस sin स्क्वायर x को आप क्या करते हो, 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 2x ऐसे लिख लेते हो, सॉरी sin, इसको ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 sin स्क्वायर x हो गया ये, 2 sin स्क्वायर x वाला जो वैल्यू है आपका, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, cos ऑफ 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, और cos के टर्म में अगर हम बोले तो 1 + 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 1 - cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, इस तरह से होता है। हमें यहाँ से हमें 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से मैं जो वैल्यू है ना इसको इसमें पुट कर दूँ, 1 - cos 2x, ये 1/2 देगा माइनस 1/2 देगा cos ऑफ 2x। तो ये जो फंक्शन है ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो इससे डिसाइड होगा कि मेरे फंक्शन का पीरियड क्या आने वाला है। तो अब जो ये cos 2x है, तो मैं जानता हूँ कि cos का पीरियड 2π होता है, और 2π डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या दे देगा, ये पाई दे देगा। इसका कुछ भी लेना है, इसका पाई, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या ले लेंगे, हम पाई ले लेंगे, है कि नहीं। हमारा आंसर यहाँ से पाई, देखो इसीलिए हमने क्या कहा था कि अपना जो इवन फंक्शन है उसका पाई होता है। अब समथिंग क्या कर रहे हैं कि हम मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब मॉडुलस लोगे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, तो इस जो ये है ना इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये साइन एक्स,
प्लस कॉस एक्स देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देगा। थर्ड जो क्वाड्रेंट है आपका, उसमें दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, और इसके बाद वाले में साइन एक्स निगेटिव होगा और कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये, मगर मॉडुलस क्या कर रहा है, मॉडुलस तो पॉजिटिव बना दे रहा है। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे जो ये फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन को हमने √2 करके साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 समथिंग इस तरह से आप करते हो, है ना। ठीक है। अगर आपको आपको कन्वर्जन याद है, जब हमने क्या किया था, साइन ऑफ एक्स था प्लस कॉस ऑफ एक्स था, इसमें हमने √2 से मल्टीप्लाई किया था, √2 से डिवाइड किया था। तो इस √2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आपका जो फंक्शन था उसे हमने साइन एक्स ले लिया था, कॉस ऑफ 45 ले लिया था, प्लस कॉस ऑफ एक्स लिया था, और साइन ऑफ 45 लिया था। इस तरह से हमने वैल्यू ले लिया था। ठीक है। यहाँ से मुझे √2 टाइम्स ऑफ क्या मिल गया, साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 ऐड होने से इसकी पीरियोडिसिटी तो बदलने वाली नहीं है, तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, पाई, है ना। इसकी जो ये वाला टर्म है, ठीक। मगर ये तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही रह रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा है, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा है। तो इसमें ये क्या था, साइन एक्स, और ये निगेटिव था, मगर आगे से इस माइनस ने क्या बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये वैल्यू निगेटिव है, मगर ये वैल्यू क्या बना दे रहा है, इसको पॉजिटिव बना दे रहा है ना। तो पाई बाई 2 के बाद इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका सबका ग्राफ सेम ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू निगेटिव हो रहा है उसको मॉडुलस क्या बना दे रहा है, पॉजिटिव बना दे रहा है। तो देखो ये पाई बाई 2 के बीच में ऐसा आएगा, फिर से ऐसा आएगा, और इस माइनस ने माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस था, ये माइनस था थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस माइनस ने आगे से इसको क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो पाई बाई ये वैल्यू, ये वैल्यू, और ये चारों एक ही वैल्यू दे रहे हैं, एक जैसे। तो आफ्टर पाई बाई 2 आप क्या देखोगे कि ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज। चलिए, तो अब हम नई वेराइटीज के क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। कि मान लीजिए आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 2x है, और इसके साथ में कॉस ऑफ 6x है। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में आ रहा है, अगर मैं इस फंक्शन में कोई चीज ऐड करूंगा तो साइन के साथ ऐड हो रहा होगा। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, और साइन 2x की पीरियोडिसिटी, ये जो है ना, यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी देखी जाएगी वो साइन डिसाइड करेगा, ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। ठीक है। क्योंकि अब जो भी x के साथ t ऐड करोगे, वो t किसके साथ डायरेक्टली जाके ऐड हो जाएगा, साइन के साथ। उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से कोई लेना ही देना नहीं, x प्लस टी। सिमिलरली यहाँ पे जो भी आपका t आएगा वो ये आएगा, देखो x प्लस टी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस टी, अगर मैं करता हूँ तो ये साइन ऑफ 2x प्लस 2t देगा। सिमिलरली ये जो फंक्शन है वो 6x प्लस 6t देगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से रिमूव हो जाए, हट जाए, ताकि ये साइन ऑफ 2x बन जाए। तो ये कब यहाँ से हटने वाला है, जब 2t का वैल्यू कितना हो, 2 पाई, तभी तो साइन एक्स प्लस समथिंग 2 पाई, वो तो ये हट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो t है वो पाई होना चाहिए। और इस वाले केस में ये कब हटेगा, जब 6 ऑफ t आपका 2t के इक्वल हो। t कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई बाई 6 में से आपका पाई बाई 3। आप इसको ही मैंने दूसरी तरीके से आपको बताया था कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो कितना होता है, 2 पाई। सही है। और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। सेकेंड, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितना है, 6x है, और कॉस का पीरियड भी कितना होता है, 2 पाई। अगर यहाँ पे मॉडुलस लिया गया है,
इस मॉडुलस लेने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे भी चेंज होगा बेटे, है ना, सही है। मॉडुलस लेने की वजह से आपका अब निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, अब पाई ऐड कर दोगे तभी भी ये सेम रहेगा, है ना, क्योंकि मॉडुलस आया है यहाँ पे। तो क्या है, इसका मॉडुलस आने के लिए इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, पाई डिवाइडेड बाई 6, तो ऐसा हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम ऑफ पाई और पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 1 और 6, सही है। सही है बेटे। तो यहाँ पे आपका इस तरह से हम करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 5। ठीक, इस तरह से आपको देखना है, मीन्स जैसे जैसे आपका ना यहाँ पे फंक्शन कॉम्बिनेशन आते जाएगा, आपको हमेशा क्या, मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा सा फंक्शन देता हूँ, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया। इस फंक्शन में सबसे पहले मान लो कि आपने लॉग, जैसे लॉग लिया, लॉग लेने के बाद साइन ले लिया, साइन लेने के बाद कॉस ले लिया, कॉस लेने के बाद आपने टेन ले लिया, और इसके बाद में यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ले रखा है, सही है। तो पीरियोडिसिटी जो डिफाइन होती है ना, वो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन दे रखे हैं। हाँ, इवन ऑड से कभी कभी फर्क पड़ जाता है, मगर जनरली जो आपकी प्योर पीरियोडिसिटी है वो डिपेंड करती है इस पे, जो फर्स्ट फंक्शन होगा जिसके साथ एक्स आ रहा है, तो एक्स किसके साथ शुरू में असाइन हो रखा है वो डिसाइड करेगा कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है। तो इस वजह से अभी सबसे पहला फंक्शन एक्स के साथ फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से क्या, कि जैसे मेरे पास एफ एक्स दिया, इवन ऑड वाले केस में कई बार चेंज हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम केस में अपना आंसर सेम रहेगा। जैसे मैंने क्या किया, ई की पावर में कॉस ऑफ 4 पाई एक्स ले रहा हूं, तो ये इवन है, उसके बाद पाई एक्स आ गया देखो, और ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और इसके साथ में आपके पास क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई एक्स। तो अब ये पावर में है तो इसे एक पीरियड, क्योंकि देखो एक्स के साथ में टी यहाँ पे आएगा, तो ये सब डिसाइड करेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होगा। अब ए की पावर में लिखा है नहीं लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं क्या जानता हूँ, ये जो टर्म है ये इवन है, इवन है तो इसकी पीरियोडिसिटी पाई होगी, और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पाई है तो ये पाई से पाई डिवाइड होगा 1। ये जो है ये आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसकी पीरियोडिसिटी भी कितनी होती है, 1। यहाँ पे जो है कॉस वो स्क्वायर लिया गया, तो इसकी पीरियोडिसिटी पाई होगी और डिवाइडेड बाई पाई, ये भी कितना देगा, 1। तो तीनों ने 1 दिया मुझे, तो एलसीएम ऑफ 1 1 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि क्वेश्चन में आपका, आपको सबसे पहले जितने भी कॉम्बिनेशन दिए होंगे आप सबका सेपरेट सेपरेट पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करोगे। अब क्या है ना, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अब जो पीरियोडिसिटी होती है वो इससे डिसाइड होती है कि भाई ये वाला टर्म क्या है ना। अभी किसी के पावर में हो, ब्रैकेट के अंदर हो, कहाँ हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार फर्क पड़ेगा आपका, और वो है इवन ऑड वाले केस में, कि आपका फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, या पॉजिटिव निगेटिव भी हो रहा है, तो उसके इसमें थोड़ी सी पीरियोडिसिटी चेंज हो जाती है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आपकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, साइन लिया, और साइन में का जो डोमेन था उसे साइन एक्स ले लिया। अब मैं जानता हूं कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये ऑड है, तो क्योंकि अगर ये माइनस देगा तो वो माइनस यहां से बाहर भी आ जाएगा, तो अभी इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई ही रहेगा। मगर क्या है कि अगर आपका जो फंक्शन है आगे से कॉस हो गया, तो अब क्या है कि ये जो साइन है, साइन अगर निगेटिव होगा तो कॉस उसको पॉजिटिव बना देगा, तो इस केस में ये जो फंक्शन है ये इवन हो गया, है ना, तो इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी वो हाफ हो जाएगी। जो काम मॉडुलस का था, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का वही काम, और स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का वही काम आपका आगे से कॉस लग जाने से हो जाता है, क्योंकि कॉस भी चीजों को पॉजिटिव बना रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब क्या है कि मेरे पास जैसे जो ये फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका कॉस है,
तो सिमिलरली मेरे पास जैसे tan दिया, tan के अंदर ये cos दिया है, cos के sin दिया है, और sin के अंदर फिर हमने sin ऑफ x ले लिया। तो मुझे ये देखना है क्या इस पूरे फंक्शन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा है जहां पे, या कोई ऐसा फंक्शन है जो इवन बना दे पूरे एक्सप्रेशन को। तो आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक का ये फंक्शन ऑड था, मगर इस cos ने इसको क्या बना दिया, इवन। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो इस ये tan का ऑड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब मैं इसकी पीरियोडिसिटी की बात करूंगा तो वैसे ये इवन है, इसलिए इसका पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि sin x का पीरियोडिसिटी 2 पाई होता है, मगर इस 2 पाई वाले वैल्यू को जब ये माइनस दे रहा था तो उस माइनस को किसने, ये जो cos वाला वैल्यू है ना, इस cos ने उसको पॉजिटिव बना दिया। तो वो वैल्यू क्या होगा, जो निगेटिव आ रहा था वो रिपीट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी पीरियोडिसिटी पाई। तो मैंने क्या क्या बात की है यहाँ पे, जब भी आप पीरियोडिसिटी कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये देखोगे कि x सबसे पहले कौन से फंक्शन से असाइन हो रखा है, ये देखना है। दूसरी बात, आपका प्योरली जो पीरियोडिसिटी है वो इस फंक्शन इस पे डिपेंड कर रही है। तो अब ये कहाँ पे है, किसी की पावर में है, लॉग के अंदर है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। बस एक ही केस का ध्यान रखना है कि भाई मेरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है, सही है ना। ये दो वैल्यू का अगर आप ध्यान रखोगे तो देखो, मैंने जैसे इसके पावर में लिया है, तो पावर में लेने के बाद यहाँ से पीरियोडिसिटी नहीं बदलने वाली पावर में, जैसे नॉर्मल होगा वैसे ही पावर में देगा। सिमिलरली इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, हमें पढ़ेंगे 12th क्लास में भी, है ना। हाँ, तो कंपोजिट फंक्शन है बेटे ये। तो ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन जो हम ऐसे करके लेते हैं तो इसको कंपोजिट बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शंस के केस में आपको बस ये देखना है क्या मेरा फंक्शन सभी ऑड है, तो जो पीरियोडिसिटी यहाँ से आएगी वही मिलेगा। अगर मेरा फंक्शन इवन है तो आपकी पीरियोडिसिटी देखो कम हो गई, पाई हाफ हो गया ना। तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2 पाई था, तो यहाँ से पाई बन गया। ठीक है। तो ये हो गया इसके कॉस के आगे से आ जाने में। ठीक।